तो नाज़रीन, सबसे पहली स्टोरी राहुल गांधी के हवाले से जी। राज्यसभा में वो बोल रहे थे, उन्होंने उधेड़ के रख दिया मोदी को और मोदी गवर्नमेंट को। अब उन्होंने जो जो बातें की वो ऐसा था कि जैसे वो एक आग लगा रहे हैं बाकायदा अपनी मोदी सरकार को। अब जी वो बातें क्या हैं जी? वो कहते हैं जी कि एक साइड पे आप ये कहते हैं जी कि पाकिस्तान इस पहलगाम वाकये के पीछे था और जनरल आसिम मुनीर इसके पीछे थे, और दूसरी साइड पे जी जनरल माइकल कोरेला जो हैं और उनके साथ 4 मजीद सेंट्रल एशिया के जो आर्मी चीफ्स हैं वो पाकिस्तान में बैठ के कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि दहशतगर्दी को रोका कैसे जाए। तो भाई आपने दुनिया में यह पैगाम दिया था कि ये लोग दहशतगर्द हैं, वो लोग तो अमेरिका जैसी सुपर पावर और बाकी मुल्कों को साथ बैठा के इस चीज का तदारुक करने जा रहे हैं या ये डिस्कशन कर रहे हैं, और दुनिया में पाकिस्तान का पैगाम यह जा रहा है कि पाकिस्तान तो दहशतगर्दी के खिलाफ है, दहशतगर्दी के साथ लड़ना कैसे है ये पाकिस्तान डिसाइड कर रहा है और होस्ट कर रहा है इस कॉन्फ्रेंस को। ये कॉन्फ्रेंस कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान में हुई जिसमें जनरल माइकल कोरेला जो है इन्होंने शिरकत की थी, और ये अमेरिका के सेंटकॉम के जनरल हैं और उनका ओहदा बहुत बड़ा था। उसके साथ सेंट्रल एशिया के जो 4 मुल्क थे उनके आर्मी चीफ्स भी इसमें आए थे, और ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी डेवलपमेंट भी थी और अचीवमेंट भी थी कि पाकिस्तान में इस तरह की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो रहा था। तो उसका उन्होंने पूरा रेफरेंस दिया। उन्होंने कहा भाई जिन्हें दुनिया में आप दहशतगर्द साबित कर रहे थे, दुनिया उनके साथ बैठ के ये फैसला कर रही है कि दहशतगर्दी खत्म कैसे करनी है। तो आपकी किस चीज की कामयाबी है कि आप कहते हैं जी कि पाकिस्तान को जी हमने ये कर दिया, पाकिस्तान को वो कर दिया। तो उनके फील्ड मार्शल तो यहां तक अपने मुल्क को लेकर पहुंच चुके हैं। अब जी अगली बात उन्होंने की, उन्होंने कहा जी फील्ड मार्शल को जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने लंच पे बुलाया, लंच पे बुला के शुक्रिया अदा किया, बाकायदा शुक्रिया अदा किया कि आपने जंग को बढ़ने से रोका और जंग को खत्म कर दिया, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। अब ये कौन कह रहा है? ये मैं नहीं कह रहा, ये राहुल गांधी कह रहा है अपने राज्यसभा में खड़े होकर, जहां पे वो अपनी गवर्नमेंट को लताड़ रहा है और कह रहा है कि भाई तुम्हारी कौन सी फॉरेन पॉलिसी है, कौन तुम्हें दुनिया में सुन रहा है। ये देखो भाई ट्रंप ने ये कहा है जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक, तो ये वाली बातें हो रही हैं। तो आप खुद सोचें कि मतलब मोदी का बैठ के वहां पे या बीजेपी के लीडर्स का क्या हाल हो रहा होगा, किस तरह से उन्हें रोस्ट किया जा रहा था वहां पे। हम ये नहीं कहते जी कि राहुल गांधी साहब जी हमारे को बहुत दोस्त होंगे, हम ये नहीं कहते जी कि भाई वो कोई जैसे कहते हैं पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े बेनिफिशियरी होंगे, इंडिया है तो वो इंडियन का मुफाद ही देखेंगे। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट को जब हम कंपैरिजन में देखते हैं उनके साथ, तो हमें वो फिर भी कुछ बेहतर शख्स नजर आते हैं। ये बीजेपी गवर्नमेंट जो है इनका तो दिमाग खराब हुआ हुआ है। ये लोग तो जैसे कहते हैं ना कि पहले जंगी जनून सवार था, अब जंगी जनून सवार होने का ड्रामा ये मुसलसल कर रहे हैं ताकि लोगों को हाइप में रखा जा सके और जो अगले बिहार के इलेक्शन आने वाले हैं उनमें कामयाबी हासिल की जा सके। बहरहाल इस स्टोरी को आगे लेके चलते हैं जी। आगे अब वो कहते हैं जी कि आपने कहा, मतलब इंडियंस ने कहा या उनके फॉरेन मिनिस्टर साहब जो जयशंकर साहब हैं उन्होंने फरमाया कि पूरी दुनिया ने कंडेम किया ये वाकये को, आपका जो पहलगाम का वाकया हुआ था। वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है, वाकई कंडेम किया था, लेकिन पाकिस्तान का नाम किसी ने भी नहीं लिया। आप जिस तरह से इसे बेच रहे हैं ना, दहशतगर्दी का वाकया तो दुनिया में कहीं भी होगा तो पूरी दुनिया उसे कंडेम ही करेगी, लेकिन आप पाकिस्तान के साथ क्योंकि नथी कर रहे थे, लेकिन बाकी दुनिया को ये रियलाइज नहीं करवा सके या बाकी दुनिया ये मान नहीं रही थी। अब वो मान क्यों नहीं रही थी? बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, पाकिस्तान का हाथ था नहीं, सबूत थे नहीं। इन्होंने सिर्फ एक अपनी तरफ से न्यू नॉर्मल क्रिएट करने के लिए, जो कि जयशंकर साहब ने कल फरमाया भी था, या मैं फरमाया क्या कहूंगा जी, मतलब बहुत ही बुरा वर्ड है, छोड़ें। मतलब जयशंकर साहब ने जो कहा था जी कि पाकिस्तान के साथ हमने न्यू नॉर्मल क्रिएट कर दिया है, और वो न्यू नॉर्मल क्रिएट करना ही असल मकसद था। ये और बात है कि पिटने का न्यू नॉर्मल उनके अपने लिए नया बन गया कि पहले ये होता था जी कि जंग है तो एक महदूद इलाके में रहेगी, लेकिन अब जो जंग है, अभी का जो न्यू नॉर्मल है, जो सारे एनालिस्ट भी बात कर रहे हैं, वो ये है जी कि ये फिर अब ये नहीं होगा जी कि एक इलाके में हो रही है। ये जब भी अब जंग होगी तो ये दोनों मुल्क पूरी तरह से इसकी लपेट में आएंगे, और इन अजीबो गरीब लोगों को, बीजेपी के लोगों को ये पता नहीं, ये वो क्या तरह को गाँव कोला पी के बैठ रहे होते हैं, पता नहीं क्या है इन लोगों को ये चीजें नॉर्मल लग रही हैं, ये न्यू नॉर्मल समझते हैं इस चीज को कि पाकिस्तान हमें पीट रहा होगा या हम पाकिस्तान पे अटैक कर रहे होंगे, तो बड़े अच्छे न्यू नॉर्मल से हमने बड़ी बहादुरी करके दिखा दी। तो इसी के ऊपर चीथड़े उड़ा के रख दिए जी राहुल गांधी ने, और उसने उन्हें कहा जी कि पाकिस्तान का नाम कंडेम करने में किसी ने भी नहीं लिया। और फिर उन्होंने चैलेंज दिया मोदी को, उन्होंने कहा अगर दम है ना तुम्हारे अंदर, तुम डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहो कि वो झूठ बोल रहा है, कि उसने कहा 5 जहाज गिरे हैं, उसने कहा कि हमने सुलह करवाई थी। पाकिस्तान को तो इस पे एतराज नहीं है, लेकिन अब इसके बारे में वो मोदी को चैलेंज कर रहा है कि अगर तुम्हें इस बात पे एतराज है, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं कि तुम कहो कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है। तो ये किया जी राहुल गांधी ने जनाब मोदी साहब के साथ और अपनी पूरे बीजेपी सरकार के साथ, जो कि इंतहाई मतलब अजीबो गरीब किस्म के लोग हैं। पता नहीं किस तरह के लोगों को इन्होंने अपने सर पे बिठा लिया, जिन्होंने सिर्फ नफरत भर दी है उनके पूरे मुल्क में, अपना बेड़ा गर्क खुद ही करवाते जा रहे हैं। एक भरम जो थोड़ा बहुत बाकी था वो भी उन्होंने खत्म करवा के रख दिया है, और अभी भी अनाउंसमेंट वो ये करते हैं जी कि हम बहुत अजीम है और हम जीत चुके हैं। पूरी दुनिया ने देखा है उनके साथ क्या हुआ है। बहरहाल अभी जो आपको सारी स्टोरी बताइए राहुल गांधी की थी, जो उनके अपने ही अपोजिशन लीडर हैं और कांग्रेस को हेड कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि उनके साथ वहां पे क्या हो रहा है। और नाज़रीन दूसरी स्टोरी जो है हमारे पास वो है जी ईरान के हवाले से, कि उन्होंने आईसीबीएम का तजुर्बा किया है। एक बर्र-ए-आज़म से दूसरे बर्र-ए-आज़म को हिट करने वाला मिसाइल, जैसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है, तजुर्बा किसी और तरीके से किया गया था, इसे एज अ रॉकेट लॉन्च किया गया था। लेकिन अब उसकी कुछ मजीद डिटेल सामने आई है। डिटेल्स ये हैं जी कि इसकी जो रेंज है वो 12,000 किलोमीटर है। जो इसकी रेंज है कि 12,000 किलोमीटर तक ये दूर रेंज है इसकी, कि ये वहां पे जाके मतलब एक जगह से फेंके के दूसरी जगह ये टारगेट कर लेगा। और खुर्रम शहर इसका नाम है, खुर्रम शहर 5। खुर्रम शहर 4 तक तो इन्होंने बताए थे कि हमने ये टेस्ट किए हैं। जो लेटेस्ट इनके मिसाइल थे जो इन्होंने इजराइल पे चलाए भी, और इजराइल को बहुत उसका एंड पे नुकसान भी हुआ, जो आखिरी 2 दिन में उनकी बहुत तबाही हुई थी, उसमें इस मिसाइल का बहुत बड़ा किरदार था। अब ये एडवांस टेक्नोलॉजी का उन्होंने 5वां एक
इसी सीरीज का 5th का तजुर्बा किया है, लेकिन वो शायद उसे ओपनली उस तरह से अनाउंस नहीं करना चाह रहे। लेकिन अब कुछ डिटेल्स खुल के सामने आ रही हैं कि 16 मैक की स्पीड है इसकी। 16 मैक का मतलब होता है 20 से 22 हजार किलोमीटर पर घंटा। ये इतना तेज मिसाइल है कि इसे रोकना तकरीबन नामुमकिन है किसी भी डिफेंस सिस्टम के लिए। और अब एक यहां पे जो बात है, जिसे हम ये कह सकते हैं ना कि इन्होंने ये किया क्यों होगा, बेसिकली इन्होंने जिसे कहते हैं ना कि किसी ऐसे मुल्क को डराना था कि जिससे इन्हें यह था कि हमें कल को नुकसान दे सकता है, और जो हमने पास में देखा वो अमेरिका ही है। तो 11,000 किलोमीटर दूर है तेहरान से अमेरिका, जो है जो इसका डिस्टेंस बनता है। और इस मिसाइल के जरिए अगर वो कल को हिट करना चाहे अमेरिका को, अगर अमेरिका ईरान को कोई नुकसान देता है या अमेरिका हमला करता है, तो अमेरिका को डराने के लिए या उसे बताने के लिए हम भी तुम्हें ये हिट कर सकते हैं। तो ये भाई 36 मिनट में ये मिसाइल हिट कर जाएगा अमेरिका को, 36 मिनट्स में। और जितनी इसकी स्पीड है इसे रोकना तकरीबन नामुमकिन है। तो अगर तो ये बात 100% ठीक है, क्योंकि ऑफिशियली एक चीज जब क्लेम कर ली जाती है ना, तो उसके बाद हम उसे बहुत ऑथेंटिकली कह सकते हैं। लेकिन जब इनसाइड स्टोरीज आ रही होती हैं तो उसके मुतालिक 100% क्लेम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये डिटेल्स तमाम जितनी भी हैं ऑलमोस्ट ऑथेंटिक है। लेकिन ईरान ऑफिशियली अभी इसे उस तरह से अनाउंस नहीं कर रहा कि ये ICBM है। उन्होंने सिर्फ एज अ रॉकेट ही इसे अनाउंस किया था। बाकी डिटेल्स अंदर अंदर से आ रही हैं, जैसे जैसे आती जाएंगी आपको बताते जाएंगे। लेकिन अपना दिफा करने का हर मुल्क को अख्तियार हासिल है। अब अगर अमेरिका अटैक करता है ईरान पे, तो उन्हें जारी सी बात है इस मिसाइल को तो कम से कम देखना ही पड़ेगा कि इस दफा सिर्फ जो टारगेट होगा वो ईरान नहीं हो, इस दफा सिर्फ माजरत खाऊं कि टारगेट जो है वो सिर्फ इजराइल नहीं होगा, इस दफा अमेरिका भी बन सकता। नेक्स्ट स्टोरी जी, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है जी, कि बाजोड़ में टारगेटेड ऑपरेशन हो रहा है, बहुत बड़ा ऑपरेशन हो रहा है जी। अब एक बात याद रखिए, एक होता है ऑपरेशन जिसे हम ये कहते हैं इंटेलिजेंस बेस्ड, वो स्मॉल स्केल होता है। टारगेटेड ऑपरेशन उससे बड़ा स्केल है। और अब 3 दिन के लिए कर्फ्यू जो है ना वो नाफिज कर दिया गया है 29, 30 और 31 में बाजोड़ में। और वजह क्या है जी कि TTP और अफगान तालिबान जो हैं उनका इस इलाके में असर और रसूख बढ़ रहा था। अब जब हम इन इलाकों में जाते हैं, जो पहले फाटा के इलाके हुआ करते थे, तो यहाँ पे जो कबायली निजाम है वो उसी से बहुत डिस्टर्ब होता है। जब भी कोई ऑपरेशन यहाँ पे होता है, उन्हें लगता है कि अपने घरों को छोड़ के जाना पड़ता है, क्योंकि ऑपरेशन में अमूमन या अक्सर इस तरह से होता था कि जगहों को खाली करवाया जाता था ताकि किसी मासूम का नुकसान ना हो, कोई मासूम जान वहां पे जाया ना हो जाए। लेकिन इसके ऊपर अब रेजिस्टेंस आनी शुरू हो गई। लोगों को ये लगता है कि हम अपना घर छोड़ के क्यों जाएं। और ये देखा जाए तो बात ठीक भी है, अपना घर छोड़ के डिसलोकेट होकर कैंप्स में जाना या किसी रिश्तेदारों की तरफ जाके बैठ जाना और बहुत अरसे तक वापस ना आ पाना, ये बड़ी तकलीफ दे जिंदगी है, नो डाउट ये मुश्किल काम है। लेकिन अगर आप दूसरी साइड पर यह देखते हैं कि हमें कम नुकसान कहां हो रहा है, जब आप बैठे हुए हैं और ऑपरेशन आपके सर पे चल रहा है, खुदा ना खास्ता कोई एक ऐसी गोली, कोई एक ऐसा कोई भी ऐसी धमाका खेज मवाद आपके ऊपर गिर जाता है जिसमें मासूम जानों का ज़िया हो जाए, तो फिर हमने ये देखना है कि हमें कम नुकसान कहां हो रहा है। अगर डिसलोकेशन वक्ती तौर पे अगर करनी भी पड़े तो ये अंडरस्टैंड करना चाहिए तमाम पाकिस्तानियों को कि उन्हीं की भलाई के लिए है और आपकी फोर्सेज आपके लिए ही ये कर रही हैं। बहरहाल इस दफा ये कर्फ्यू इसीलिए लगाया गया कि लोग अपने घरों के अंदर रहें, डिसलोकेट नहीं किया गया किसी को। और इस ऑपरेशन को बड़ी तेजी से सर अंजाम दिया जा रहा है। हेलीकॉप्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, वो भी इसके अंदर ऑपरेशन कर रहे हैं। और अब यही है कि TTP के लोग जो हैं और उनके तर्जुमान जो हैं वो भी इस चीज़ को मान रहे हैं भाई कि हाँ भाई ऑपरेशन बहुत सख्त हो रहा है। और इस इलाके के अंदर उन्होंने कोशिश की थी अपना असर और रसूख बढ़ाने की। तो पाकिस्तान का एक इलाका जो है वो स्पेसिफिकली अब कोशिश की जा रही है कि इस गंद से साफ कर दिया जाए। अब नेक्स्ट स्टोरी जी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। हुमैरा असगर साहिबा एक खातून थी, एक अदाकारा थी पाकिस्तान में। कराची में इनका मर्डर हुआ और 8 जुलाई 2025 को DHA कराची के एक फ्लैट से इनकी जो डेड बॉडी है वो बरामद हुई। और जब डेड बॉडी को देखा गया तो देख के ये पता चला कि बहुत अरसा गुजर चुका है इनकी वफात को। लेकिन यह है कि किसी को पता नहीं चला, वहाँ कोई स्मेल नहीं आई, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था। और उनके साथ कोई नहीं रहता था, वो अकेली थी हुमैरा साहिबा जो हैं। और उसके बाद स्टोरीज को पे डिग आउट किया जाने लगा, बहुत सी कहानियां और भी बाहर आई, कुछ वीलॉग्स लोगों ने उस पर किए, स्पेसिफिकली ऐसे क्राइम रिपोर्टर्स ने जिनका कराची से ताल्लुक था, जिनकी डायरेक्टली फील्ड थी। इस तरह की स्टोरीज भी बताई गई कि भाई ये ऑलरेडी कंप्लेन कर चुकी थी कुछ सरकारी इदारों को कि कोई बंदा इन्हें ब्लैकमेल कर रहा है, उसने इनका व्हाट्सएप हैक किया हुआ है, उसने इनके जीमेल को भी हैक करने की कोशिश की है या किया हुआ है। और ये इतला दी गई, उसके बाद उन्होंने कहा कि आप इसका कुछ रिटर्न के अंदर दें। लेकिन उसके ऊपर बज़ाहिर जो अभी तक की इंफॉर्मेशन है कि वो रिटर्न के अंदर थोड़ी सी हेजिटेंट थी। लेकिन बहरहाल कोई ना कोई था जो उन्हें तंग कर रहा था, जो अभी तक की रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक। अब एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जी इस पूरी स्टोरी में, वो ये हुआ है जी कि यहाँ से सैंपल्स लिए गए थे, 6 सैंपल्स लिए गए थे मुख्तलिफ इनके उस फ्लैट के। और उस फ्लैट के अंदर ये, अब क्योंकि मैं ये भी बता चलूँ कि डेड बॉडी इस हद तक डिकम्पोज हो चुकी थी कि अंदाज़तन वो 8 से 9 महीने पुरानी है, तो बॉडी से कुछ भी इस चीज़ का अखज़ करना कि इनकी डेथ कैसे हुई थी बहुत मुश्किल हो चुका है। तो अब जो उन्होंने नमूने लिए 6, इसमें से कुछ प्याले भी थे वहाँ पर मौजूद, तो उसमें पता चला कि उसमें समंदरी नमक मौजूद था।